आज का नया टॉपिक है वो है वंश आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। देखो, आनुवंशिकता एवं जैव विकास होता क्या है, पहले हम बात करते हैं टॉपिक हमने क्यों लिया है। हमने टॉपिक इसलिए लिया है, ये आपका सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, मतलब ऑल शिक्षक भर्ती के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके लिए मेंडल की जो 3 नियम है, उन 3 नियमों से एक क्वेश्चन 110% बनता है सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और गवर्नमेंट टीचर भर्ती के लिए। जो भी आप किसी भी कंपटीशन में आप डालेंगे, अगर यह आपका टॉपिक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो इससे आपको एक टॉपिक मिलेगा। ये कम से कम आपको 4 भागों में आपको इसकी वीडियो बनाऊंगा, इसकी 4 भागों में वीडियो बनाऊंगा। प्लीज अगर कोई त्रुटि हो तो, या कोई आपको कंप्लेंट हो तो प्लीज कमेंट में। और आप लोगों के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस छोटे से बच्चे के लिए आप इतना आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या होता है। आनुवंशिकता को समझने से पहले हम कुछ इसके और पीछे 2 शब्द जुड़े हुए हैं, वो है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी लक्षण क्या होता है, लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में पहुंचने वाले लक्षणों को अनुवंशिकी कहा जाता है। अनुवंशिकी किसे कहा जाता है, देखो अनु मीन्स होता है आपको क्रम के आधार पर, वंशिक मीन्स होता है वंश को संभालने वाला, मतलब वंशज, मतलब संतान। तो हम कहने का मतलब यह है अनुवंशिकी लक्षण क्या होता है कि लोगों से दर पीढ़ी दर जो लक्षण अपनी संतान में पहुंचते हैं, उन्हें हम अनुवंशिकी लक्षण कहा जाता, अनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे मेरे पेरेंट्स के गुण मेरे अंदर आ गए, मेरे गुण मेरे बच्चे के अंदर पहुंच जाएंगे, मेरे बच्चे के गुण मेरे बच्चे में मेरे बच्चे के गुण उसके बच्चे में पहुंच जाएंगे। मतलब मेरे फादर के जो गुण थे वो मेरे में आए, और मेरे फादर के कुछ गुण मेरे बच्चे में पहुंचे, और मेरे बच्चे में मेरे फादर के कुछ गुण उसके बच्चे में पहुंचे। तो यही तो क्या है, अनुवंशिकी है। यही क्या है, अनुवंशिक है। फिर कहते हैं कि अनुवंशिकता क्या होती है, इसे हेरिडिटी कहा जाता है। अनुवंशिक लक्षणों की वंशागति को, अनुवंशिक लक्षणों की वंशागति को हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे फादर के जो गुण थे वो मेरे में आए, मेरे गुण प्लस मेरे फादर के गुण मेरे बच्चे में पहुंचे, प्लस अब मेरे जो बच्चा था उसके गुण प्लस मेरे गुण प्लस मेरे फादर के गुण उसमें पहुंच गए। यही अनुवंशिकता कहलाती है। क्लियर हो ना। इसके बाद आपका अनुवंशिकी किसे कहते हैं, अनुवंशिक लक्षण तथा वंशागति का अध्ययन, अनुवंशिक तथा वंशागति का जो अध्ययन करता है उसे अनुवंशिकी कहा जाता है। मतलब अनुवंशिकी और अनुवंशिकता का अध्ययन जो करता है उसे अनुवंशिकी कहा जाता है। क्लियर हो ना। फिर एक हमारे ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, जो एक हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप उसका जवाब देंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, या अनुवंशिकी का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने दिया है। फिर इस आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम प्रस्तुत किए थे।
पहला इन्होंने अपना नियम अगर बात करते हैं, इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किस पर किया था या किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर के दाने पर, मतलब मटर पर प्रयोग किया था। जो ग्रेगोर जॉन मेंडल थे उन्हें अनुवंशिकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल को। मटर पर प्रयोग किसने किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। अच्छा, ग्रेगोर जॉन मेंडल के 3 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। पहली बात करते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। देखो, एक आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जैसी संगति वैसी विसंगति, जैसी संगति वैसी विसंगति। मतलब आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे आप में वैसे ही गुण आना शुरू हो जाएंगे। मैं शराबी के साथ रहूंगा तो शराब के गुण आना शुरू हो जाएंगे। मैं एक डॉक्टर के पास रहूंगा तो मुझे उसके डॉक्टर के कुछ गुण आना शुरू हो जाएंगे। मैं किसी डांसर के पास रहूंगा तो मेरे डांसर के गुण आना शुरू हो जाएंगे। और मैं अगर किसी अच्छे परमपिता परमेश्वर गुरु के चरणों में रहूंगा तो मुझ में उसके गुण आना शुरू हो जाएंगे। यही प्रभाविता का नियम है। प्रभाव डालता है, कोई ना कोई किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको कोई ना कोई प्रभाव डाल देगा। यही प्रभाविता का नियम है। फिर आता है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। देखो, शुद्धता का नियम और अपव्यूहन का नियम। अच्छा, शुद्धता का नियम क्या होता है। शुद्धता का नियम होता है कि इसमें इसमें कोई भी एक दूसरे पर क्या नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता, निर्भर नहीं करता। लेकिन ये इनका जो क्या नाम है युग्मक या पृथक्करण का जो शुद्धता का नियम है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गए। लेकिन स्वतंत्र रूप से वो एक दूसरे में युग्मक के आधार पर बढ़ जाते हैं। जैसे इसे हम युग्मक के नियम भी कहा जाता है। जैसे कैसे, जैसे माता का एक गुण और पिता का एक गुण अगर आपस में मिल जाता है तो एक संतान का उत्पत्ति कर देते हैं, जिसे योग की शुद्धता का नियम कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है कि इसमें स्वतंत्रता होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, स्वतंत्र हूं मैं। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने यहां पर बताया था, जब माता और पिता का एक जीन मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा ही है ये, अगर माता और पिता की अगर क्या नाम है गुण मिल गए तो वहां पर संतान उत्पन्न होगी। कैसी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, वो तो बात को निर्भर करता है, लेकिन ये स्वतंत्र है, ये किसी का रोक टोक नहीं है। समझ गए। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे को हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।